नमस्कार साथियों। आज हम एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है क्या? न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। एनर्जी सेक्टर किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखें या नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, उसकी बैकबोन होती है। जब दुनिया में क्लाइमेट चेंज और एनर्जी क्राइसिस जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तब न्यूक्लियर पावर कहीं ना कहीं एक ऐसी क्लीन और रिलायबल और लार्ज स्केल एनर्जी सोर्स बनकर सामने आती है, जो हमें सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा सकती है। सो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के लिए न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ बिजली उत्पादन ही नहीं कर रही, बल्कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसका एक सिंबल भी दिखा रहा है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इंडिया में एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। उनमें से हाल में एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस टॉपिक को नजर में रखते हुए हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को पहले समझेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, नेट जीरो टारगेट्स क्या है, करंट स्टेटस क्या है। इसके अलावा भारत का चाहे करंट स्टेटस हो या ग्लोबली अगर हम देखें तो कितनी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं खास तौर पे। इसके अलावा भारत के लिए जो चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, सजेशंस क्या हैं, सब कुछ हम ओवरऑल देखेंगे। प्रीलिम्स एंड मेंस रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर हम इस न्यूज की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ये न्यूज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में चर्चा में रही। तो इसी तरह से जो न्यूज होती है कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो न्यूज कहती है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जिसकी फाउंडेशन उन्होंने रखी है और उसकी लागत है 1,22,000 करोड़ के आसपास। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं राजस्थान में। साथ ही उन्होंने इसमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है पुरानी सरकारों से। तो ये भी उन्होंने किया है कि जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे, उसको लेके उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कहीं घेरा है। तो वो हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो भारत में जो वेरियस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, जैसे नरोरा है उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो यहाँ पे राजस्थान में बांसवाड़ा जिला है। ये इसकी लोकेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ये राजस्थान का मैप है, उसमें ये वाला जिला है, ये बांसवाड़ा जिला। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा भी अगर आप देखें, जैसे काकरापाड़ा महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में पावर स्टेशन है, कैगा कर्नाटका में है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में है और कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसकी लोकेशन हमने देख ली, इसकी ज्योग्राफी हमने यहाँ पर देख ली। ये यहाँ पे चर्चा में थी। अब ये जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ये हमारा जो क्लीन एनर्जी एंड सेल्फ रिलायंस का जो हमारी परियोजना है या जो भारत का फोकस है कि हम आत्मनिर्भर बन सकें ऊर्जा के दृष्टिकोण से, उसकी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इस संबंध में मोदी जी ने स्टेटमेंट दी है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि भारत का जो टारगेट है, एक तो टारगेट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है या नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी होती है, उसको बढ़ावा देना। साथ ही नेट जीरो का जो हमने टारगेट ले रखा है, उसकी दिशा में भी एक इंपॉर्टेंट कदम या इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। अब नेट जीरो क्या है? नेट जीरो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो अगर आपने कॉप का नाम सुना होगा, बेसिकली यूएनएफ ट्रिपल सी नामक एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था, उसमें एक कन्वेंशन निकल के सामने आया जिसका पर्पस था कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है या क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं, उसको कम करना, कार्बन इमिशन को कम करना, मीथेन इमिशन को कम करना, सल्फर को कम करना और पृथ्वी को सुरक्षित रखना, ये यहाँ पे पर्पस था। हर साल उसकी बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या सीओपी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें ग्लासगो में जब सीओपी हुई थी, आई थिंक 2023 के आसपास, तो उसी टाइम पे मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने पंचामृत का नारा दिया था, पंचामृत का नारा दिया था। और वो 5 पॉइंट्स क्या मोदी जी ने बोले थे? पहला है, इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फ्यूसिल एनर्जी 500 गीगावाट बाई 2030। तो 2030 तक भारत 500 गीगावाट के बराबर ऊर्जा जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से बनेगा। अब फ्यूल दो तरह के होते हैं एनर्जी, एक तो फॉसिल फ्यूल होता है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल है, डीजल है, ये जो फ्यूल्स होते हैं फॉसिल फ्यूल होते हैं। और अगर आप देखें अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, सूर्य से ऊर्जा हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, जो कभी खत्म नहीं होगी, उसको कहीं ना कहीं नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है। तो यहाँ पे मोदी जी ने लक्ष्य लिया था कि 500 गीगावाट का हम एनर्जी जनरेट करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल। दूसरा उन्होंने पंचामृत में टारगेट लिया था कि इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी 2030। तो 2030 तक हमारे जो टोटल टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें हम 50% कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा से हम उत्पादित करेंगे जो हमारी उपयोग में आती है। इंडिया विल
थर्ड क्या टारगेट था, इंडिया विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन, तो जो भारत कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता है उसको हम 1 बिलियन टन तक हम क्या करेंगे, कम करेंगे 2030 तक। तो ये टारगेट थे। तो ये जो टारगेट कब तक के लिए, 4 टारगेट यहाँ पर आप देखेंगे 2030 तक के लिए थे। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। चौथा टारगेट उन्होंने क्या लिया था कि 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी फ्रॉम इट्स इकोनॉमी बाई 45% फ्रॉम प्रीवियस टारगेट 35%। तो भारत ने जो टारगेट लिया था कि हमारी इकोनॉमी में जो कार्बन की इंटेंसिटी है 45% है, उससे हम घटा के 35 कर देंगे। तो यह भी चौथा हमारा टारगेट था जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने प्लेज किया था ग्लासगो समिट में। कहां पे, ग्लासगो समिट में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा टारगेट था, इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो, तो भारत जो शुद्ध जीरो है उसको प्राप्त करेगा। अब नेट जीरो क्या होता है यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेंगे कि नेट जीरो आखिर होता क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, Net zero refers to balance where emission greenhouse gases are offset by absorption equivalent। मतलब जितना भी हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं उतना ही हम क्या कर रहे हैं, उतना हमने पर्यावरण को बना रखा है, उतने हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये हमारा टोटल, सपोज करिए 100 यूनिट हमने कार्बन डाइऑक्साइड इमिट किया और हमारी पर्यावरण की क्षमता 100 यूनिट है खत्म करने की, तो इसे कहेंगे जीरो कार्बन। मतलब हम पूरी दुनिया के लिए कार्बन नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये हमारा टारगेट था नेट जीरो का। अब भारत ने जो 2070 का टारगेट लिया, उसके साथ ही चाइना ने भी टारगेट लिया है। तो चाइना का टारगेट है 2060 तक नेट जीरो को प्राप्त करना, चाइना का टारगेट है। वहीं यूएस का अगर आप देखें तो यूएस ने भी टारगेट लिया कि 2050 तक वो क्या करेगा, नेट जीरो को अचीव करेगा। और इंडिया का टारगेट 2070 तक है। तो ये सारा नेट जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर समझा। अब आगे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थोड़ा सा देखेंगे। तो हमने देख ही लिया, आपको पता है कि जो राजस्थान है कहीं ना कहीं रिच है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। उसके जो सोर्स है सोलर एनर्जी, अगर आपने भारत का मैप देख रखा होगा तो आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहां से होकर गुजरती है, और राजस्थान से भी होकर गुजरती है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस रीजन में सूर्य का प्रकाश हमेशा लगभग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है। इसके अलावा विंड एनर्जी का भी पोटेंशियल यहाँ पे दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पे न्यूक्लियर पावर को जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं राजस्थान को एनर्जी इनरिच बनाने की दिशा में प्रयास है। अब बांसवाड़ा जो जिला है कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है जहाँ से रॉ मटेरियल एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आसानी से बनाया जा सकता है। और न्यूक्लियर प्लांट इन एरिड जोन लाइक राजस्थान आल्सो हेल्प बैलेंस एनर्जी डेफिसिट बिटवीन इन वेस्टर्न इंडिया। तो अगर आप देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में जो ऊर्जा की जो कमी है खासतौर पर अगर आप देखेंगे उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जो राजस्थान का प्रोजेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी देख ली, तो हमने टारगेट्स देख लिए। लेकिन भारत की जो न्यूक्लियर जर्नी है, भारत की जो परमाणु ऊर्जा की यात्रा है वो कैसी रही है, कितनी कैसी रही है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जब हमारा फाइनेंशियल 2026 चल रहा था, हमने 1 लाख मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट लिया 2047 तक कि हम 1 लाख मेगावाट एनर्जी जनरेट करेंगे। साथ ही यहाँ पे हमने इस टारगेट को नेट जीरो 2070 से अलाइन किया कि जो टारगेट है 1 लाख मेगावाट का ये अचीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो नेट जीरो टारगेट हमारा 2070 है वह भी अचीव हो जाएगा। फिर हमारा हिस्टोरिकल विजन आपको दिखाई देगा कि हमने, अगर हम देखो 3 स्टेज हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम यहाँ पे चलता है। पहले स्टेज में हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का यूज हुआ, दूसरे स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज हुआ, वहीं तीसरे स्टेज में थोरियम बेस्ड रिएक्टर का यूज हुआ। अब जो तीसरा स्टेज है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर की जो ऊर्जा बनती है उसमें यूरेनियम का रोल बहुत अहम होता है। और यूरेनियम का भारत क्या है, आयातक है, मतलब यूरेनियम का भारत क्या इंपोर्टर है। और भारत यहाँ पे टारगेट कर रहा है कि थोरियम बेस्ड एनर्जी हो जाए। थोरियम भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, मोनोजाइज थोरियम के यहाँ पे अच्छे सोर्सेस हैं। तो इस वजह से भारत का पूरा टारगेट है कि थोरियम पर हम डिपेंडेंट हो जाए। अगर थोरियम एनर्जी प्रॉपर्ली भारत में वर्क करने लगती है तो भारत कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी को जो टारगेट्स हैं 1 लाख मेगावाट के हैं वो बहुत ही जल्दी अचीव कर लेगा। तो यहाँ थर्ड स्टेज में हमने थोरियम का यूज किया, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। लेकिन करंट में रियलिटी देखें कितनी है, 8180 मेगावाट हमने करंट में हमारी कैपेसिटी दिखाई देती है। तो जो हमारा टारगेट था ऑब्वियस सी बात है हमने इसे अचीव नहीं किया अभी तक। प्रेजेंटली इंडिया में अगर देखें तो 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। लगभग 6 राज्यों में अगर आप देखोगे इंस्टॉल कैपेसिटी है 6780 मेगावाट। तो ये चीज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था जो हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर हम बात करेंगे जो जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, जैसे अगर हम देखेंगे अगर ये न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन होता है तो हमारा एक तो जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पर वो कम होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पे हमारा फॉसिल फ्यूल अगर आप देखेंगे तो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के अलावा डीजल है, डीजल इसके अलावा जो अदर
ऊर्जा सोर्सेस उनमें हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है भारत की। और जो यूएस की जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है अभी वर्तमान में, क्यों देखने को मिल रहा है तनाव? क्योंकि कहीं ना कहीं रूस से भारत क्या कर रहा है, तेल इंपोर्ट कर रहा है, और तेल क्या फॉसिल फ्यूल है। अगर हम जो आत्मनिर्भर हो जाते हैं एनर्जी सेक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी, तो हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम कल्चरली नेचुरली बहुत रिच हैं। खास तौर पे एनर्जी सेक्टर को अगर यहाँ पर अगर हम देखें, हम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। फिर न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट वह भी हम अचीव कर लेंगे। साथ ही ये हमारा ये लक्ष्य है कि 8180 8180 जो मेगावाट प्रेजेंट में जो हमारी कैपेसिटी है, उसे 2031-32 तक 22,480 मेगावाट हमें करना है। फिर दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट होने वाला वो है एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबल पावर सप्लाई। अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियर से एनर्जी से हमें 24 घंटे पावर सप्लाई मिलेगी, अनलाइक सोलर एंड वाइंड। सोलर एनर्जी भी आपको पता है, जब सूर्य का प्रकाश रहता है उसी परिस्थिति में सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है। साथ ही हवा के साथ ही पवन ऊर्जा के साथ भी वही समस्या है। लेकिन अगर न्यूक्लियर एनर्जी जा सकती है, तो जो डिमांड है, अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 7% के आसपास लगातार बढ़ रही है हर साल, तो इस डिमांड को भी कैटर किया जा सकता है। गवर्नमेंट का आगे प्लान है कि 18 नए रिएक्टर बनाए जाएंगे 2031-32 तक, और भारत को एक बेहतरीन नेशनल ग्रिड के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये जो टारगेट हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन को भी बढ़ावा देंगे। आपको पता है कि जो भी कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया की, चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, या वेरियस जो एनर्जी हो, वहां पर कहीं ना कहीं जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। और न्यूक्लियर एनर्जी से अगर हम देखेंगे, इसको हम डिकार्बनाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर हम भारत स्मॉल रिएक्टर्स को लगाने की बात हो रही है, ये छोटे छोटे रिएक्टर्स होंगे जिनका पर्पज क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल की पावर है, जो इंडस्ट्रीज द्वारा यूज किए जाने वाली एनर्जी है, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करना यहाँ पे की दिशा में। यहाँ पे छोटे छोटे जो रिएक्टर्स होते हैं उन पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। और एसएमआर को एलोकेट करने के लिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए फंड भी एलोकेट किए थे। यह भी कहीं ना कहीं चर्चा में था। अब फोकस हमारा है, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट पर, जहां पे फास्ट बीटर रिएक्टर को स्टैब्लिश करने की बात हो रही है, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पर हमारा पूरा फोकस है। साथ ही प्रोटोटाइप फास्ट बीटर रिएक्टर अचीव कोर लोडिंग इन 2024। साथ ही हमारा टारगेट है कि रिड्यूस हम करेंगे यूरेनियम पर जो हमारी निर्भरता है, उसे हम रिड्यूस करेंगे। थोरियम बेस्ड रहेगा तो कहीं ना कहीं जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसको भी बूस्ट मिलेगा, या जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ावा मिलेगा। इस दिशा में अगर हम देखें तो भारत ने 2000 के बाद इंटरनेशनल पार्टनरशिप और एनर्जी डिप्लोमेसी को जोड़ दिया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखेंगे तो यूरेनियम की सप्लाई भारत को होती है। 2005 में भारत ने यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, जहां से हमारे लिए जो ग्लोबल मार्केट थे यूरेनियम के लिए वो खुल गए। वहीं हमने फ्रांस के साथ कोलैबोरेट किया नेक्स्ट जनरेशन मॉड्यूल रिएक्टर्स के लिए, तो हम रिएक्टर को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर पाए। जॉब क्रिएशन भी इससे बढ़ेगी, स्किल डेवलपमेंट भी होगा। कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर सेक्टर है ये क्रिएट करता है 25% मोर जॉब पर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट देन विंड। तो विंड की तुलना में ज्यादा जॉब क्रिएट करता है। वर्कर्स को 33% हाई वेजेस भी मिलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। ये आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो संस्थान है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, शायद वियना में है, ये यहाँ पे आंकड़े देती है। इससे एम्प्लॉयमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन में हो, ऑपरेशन में हो, मेंटेनेंस में हो, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, हर जगह एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें करंट स्टेटस की, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अराउंड द ग्लोब, तो प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी पूरे देश में, पूरे विश्व में लगातार इस दिशा में प्रयास हो रहा है। लगभग 9% के आसपास पूरे विश्व की जो एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में प्राप्त हो रही है। अब इन द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लो कार्बन पावर। अब वहीं अगर आप देखेंगे लो कार्बन की दिशा में विश्व काम कर रहा है, पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, और 9% यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर से देखने को मिल रही है। अब उसमें अगर देखें तो प्रेजेंट में 440 के आसपास जो ऑपरेशन और रिएक्टर्स हैं ग्लोबली वर्क कर रहे हैं, जो 2602 पेटावाट जो भी है यहाँ पे 2023 तक अगर आप देखेंगे 2602 टीडब्ल्यूएच एनर्जी यहाँ पे किससे जनरेट हो रही है, तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी से देखने को मिलेगी। 14 कंट्रीज प्रोड्यूस करती 25% मोर देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर। खासतौर पे फ्रांस जैसे जो 70% के आसपास जो ऊर्जा है न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं। वही टॉप 3 हम अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो पहले स्थान पर यूएस आता है, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर फ्रांस है, जो न्यूक्लियर एनर्जी पर सबसे ज्यादा
उत्पादन कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखेंगे तो ल्यूफेंग और लेनिनग्राड जैसे जो स्थान हैं, वो न्यूक्लियर के लिए या रिएक्टर्स कंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर साउथ एशिया में बात करें, एशियन कंट्री की बात करें या जो बांग्लादेश कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट देश निकल के सामने आ रहा है, वहीं टर्की भी कहीं न कहीं एक फर्स्ट प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। अब अगर हम देखें इससे बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट्स अगर देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी का जो हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी है, अगर हम बात करें वो कोल पर है, पेट्रोलियम पर, वो हम कम करेंगे। क्लीन एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे, लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी हमारा होगा, इंडियन क्लाइमेट कमिटमेंट में हमें हमारी अचीवमेंट होगी। एनडीसी जो टारगेट होते हैं, नेट डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, जो हमने टारगेट लेते हैं कार्बन को कम करने के, वह भी हम हर साल अचीव कर पाएंगे। फिर रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह न्यूक्लियर प्लांट्स लगेंगे तो आपको पता है कि सभी जगह एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, कनेक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसे अभी दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलने वाली है। वहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगी, जिससे इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा, और जो हमारी ऊर्जा के संबंध में अस्थिरता है, वोलेटिलिटी है, वो कम हो पाएगी। और इसका सोशल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, चाहे बेटर पावर सप्लाई को लेके हो, इरिगेशन को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, सभी दिशा में कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। और भारत स्ट्रेटेजिक एज मिलेगा, भारत के ऊपर जो दबाव पड़ता है अमेरिका की तरफ से अगर देखें, या काउंटर दबाव रसिया या चाइना की तरफ से देखें, वह भी हमारी ऊर्जा निर्भरता जैसे ही हम प्राप्त करते हैं, आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हैं, तो हमारे पर वैश्विक दबाव भी कम हो जाएगा। अब की इश्यूज भी हैं, ऐसा तो नहीं कि इतना आसान है, सब कुछ इतना आसान नहीं होता, सीधा सीधा कुछ भी नहीं होता। तो स्लो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। अब प्रोजेक्ट तो भारत में चल रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का बहुत स्लो है। अगर हम देख प्रेशराइज ये PFBR जो कंस्ट्रक्शन 2004 से चल रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसने लगभग 1 लाख मेगावाट एनर्जी जिसका टारगेट है, उसको वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। फिर यूरेनियम की सप्लाई भारत के पास नहीं है, आपको पता है। इंडिया सिर्फ 1 से 2% ही ग्लोबल यूरेनियम को क्या करता है, उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है। अब कहीं ना कहीं जो हमारी हैवी डिपेंडेंसी है वो किस पर, इंपोर्ट्स पर है। और जो IEEE के जो सेफ होते हैं, जो पॉलिटिक्स चल रहा होता है, जिससे भारत को प्रॉपरली यूरेनियम नहीं मिल पाता, ये एक चैलेंज हो जाता है। फिर है टेक्नोलॉजिकल बॉटलनेक। अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर तो है नहीं, जैसे थोरियम बेस्ड हम प्रयास तो कर रहे हैं थर्ड स्टेज स्ट्रेटजी को, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे हर्डल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर हम देखें जैसे ये जो प्रोजेक्ट था ADSS, ये भी हमारा मटेरियलाइज नहीं हो पाया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, हमारे पास हाई कैपिटल कॉस्ट होती है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की लगभग 117 करोड़ के आसपास आती है एक में, तो इतना जो पैसा लगता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या देखने को मिला है। अब अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट भी सरकार बहुत कम, 20,000 करोड़ रुपए हमने स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर के लिए एलोकेट किए हैं, लेकिन आपको पता है कि जब इतना पैसा जहां लग रहा है, वहां इतने कम पैसे में कहां से मैनेज होगा, तो ये समस्या भी देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे मेजर्स ऑफ इंप्रूवमेंट के समाधान क्या है, उपाय क्या है, तो बात होती है फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स बनाए जाने चाहिए, सभी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, जहां से रेगुलेटरी जो डिलेज होता है वो कम हो सके। साथ ही यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स हैं, यहाँ पे प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको लाने की आवश्यकता है। सरकार अभी डर रही, खास स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, तो यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, लेकिन यहाँ पे इसको लाने की आवश्यकता है। एनर्जी जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, और इसको और रिलायबल करने की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा, बूस्ट इंडिजिनस R&D, जो हमारा R&D है, चाहे स्मॉल मॉडल रिएक्टर को हो, फास्ट मॉडल रिएक्टर को हो, चाहे थोरियम साइकिल को हो, सभी को लेकर हमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट किया जाना चाहिए। न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए, जहां पर न्यूक्लियर को लेकर लगातार रिसर्च होती हो, और जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी के जो हमारे टारगेट्स हैं उसको अचीव कर पाए। इंकरेज किया जाना चाहिए इनोवेशन को, भारत स्मॉल रिएक्टर्स को, मॉड्यूल रिएक्टर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। यूरेनियम सप्लाई, तो जो हमारी जो एक्सप्लोरेशन साइट्स हैं अभी भी यूरेनियम, जैसे जादूगोड़ा है, आई थिंक झारखंड में है ये, उसको यहाँ पे हमें और बेहतर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो US है, रसिया है, फ्रांस है, यहाँ से जो सप्लाई है वो लॉन्ग टर्म बनी रहे, इस तरह का कोलाबोरेशन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा डेवलप्ड स्किल वर्कफोर्स, ऐसे वर्कफोर्स हमें बनाए जो एजुकेशन जिनको प्रॉपर मिल पाए, ट्रेनिंग उनकी प्रॉपरली हो पाए। न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी की मैंने बात ही की। ग्लोबल पार्टनरशिप होनी, जैसे फ्रांस ने 70% जो अपनी डिपेंडेंसी है ऊर्जा की, वह न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करता है, तो अगर 70% है तो वहां से हमारी पार्टनरशिप ऐसी होनी चाहिए कि भारत को वो लगातार हेल्प करे हर एक फील्ड में। अब स्किलिंग होनी चाहिए एडवांस सेक्टर का, ऑप्टिमाइज वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप देखें तो जिसका वेस्ट होता है, वेस्ट के लिए सेंट्रलाइज वेस्ट रिपोजिटरी होनी चाहिए। साथ ही इनमें खर्च होने चाहिए एडवांस रिप्रोसेसिंग का, कैसे रिसाइकल करना जो वेस्ट है। जैसे अगर आप देखें जापान में जो न्यूक्लियर का वेस्ट, उसी वजह से अगर देखें तो बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले, पानी वहां का बहुत सारा खराब हुआ था। अब ये जो इशू यहाँ पे देखने को ना मिली, रिसाइकल हो, रिप्रोसेसिंग हो उसकी, साथ ही ट्रांसपेरेंट
मामला होना चाहिए जिससे पब्लिक ट्रस्ट भी बना रहे। तो ये सारा मामला हमने देखा न्यूक्लियर एनर्जी को लेके। भारत की जो ऊर्जा निर्भरता है उसकी दिशा में भारत को लगातार काम करने की आवश्यकता है। हमारी ऊर्जा मांग बहुत ज्यादा है, उत्पादन हमारा कम है, इस वजह से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। अब आज का एमसीक्यू क्या है जिसे आप आंसर करें कमेंट सेक्शन में। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया इज द आर करेक्ट। इंडिया इज सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर एनपीटी। तो भारत ने क्या एनपीटी में साइन किया है, ये आपको बताना है। दूसरा, इंडिया फॉलो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो क्या भारत 3 स्टेज प्रोग्राम फॉलो करता है, मैंने आपको बताया है एफबीआर पीएचडब्ल्यूआर के बारे में। तीसरा है थोरियम रिजर्व में इंडिया आर अमंग लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है आपको 4 ऑप्शन में बताना है। फिर मेंस में क्वेश्चन बनता है, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या डिस्कस द रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड अचीविंग नेट जीरो टारगेट बाई 2070। तो भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी है, तो भारत का जो स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम है उसकी दिशा में कितना कारगर है, नेट जीरो में कितना हमारी हेल्प करने वाला है 2070 तक। तो आज हम ये सारी चीजें करनी है। थैंक यू वेरी मच, आपने इसे ज्वाइन किया। ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक शेयर कर जिससे क्या मोटिवेशन मिले और वीडियोज बनाने का। थैंक यू वेरी मच।